नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमारी सेना ने घर में घुसकर मारा, भारत ने नहीं गंवाया कोई भी महत्वपूर्ण एसेट। कांग्रेस ने पूछा, 100 दिन बाद भी पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी कहां हैं? वे 26 लोग जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव को बड़ी कामयाबी। सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए आतंकियों में पाकिस्तानी आतंकी मूसा सुलेमानी भी शामिल। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मामूली बढ़ोतरी। जून में आईआईपी ग्रोथ में 1.2 से बढ़कर 1.5% पर पहुंची। मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में दिखी बढ़त। माइनिंग और कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन में गिरावट। टीसीएस में होगी 12,000 कर्मचारियों की छटनी। सीईओ के कृतिवासन की मनी कंट्रोल से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोला, कंपनी को फ्यूचर रेडी करने के लिए कड़ा फैसला। आईटी सेक्टर निराश। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली। रियलिटी मेटल पीएसई शेयर्स में बिकवाली। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम आदेश। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया। आधार और वोटर आईडी को नामांकन के लिए वैध दस्तावेज माना जाए। आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। मीडिया रिपोर्ट्स को चिंताजनक और परेशान करने वाला बताया। यूपी के बाराबंकी में औसानेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़। 2 लोगों की मौत, 18 से ज्यादा जख्मी। बिजली का तार टूटकर गिरने से हुआ हादसा। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस शुरू हो गई है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला और उसके बाद भारत के जवाब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से अपने मकसदों में सफल रहा है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सीमा पार के आतंकियों को और साथ ही साथ उनके टेरर इंफ्रा को मिटाना था और इसमें भारत पूरी तरह से सफल रहा है। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अगर आतंकियों ने कोई नापाक जुर्रत की तो उन्हें फिर से करारा जवाब दिया जाएगा। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है अध्यक्षों को, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। साथ ही इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष हमेशा पूछता है कि भारत के कितने विमान गिरे और ऐसा कभी विपक्ष में रहते हुए हमने नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के हमले में किसी भी भारतीय एसेट का नुकसान नहीं हुआ है। भारत की सुरक्षा प्रणाली ने सभी पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी तरह के दबाव की बात बिल्कुल गलत है।
यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है, तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। गौरव गोगोई ने पूछा कि हमले के तुरंत बाद आखिर प्रधानमंत्री पहलगाम क्यों नहीं गए। इतना ही नहीं, गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर अगर अभी तक जारी है तो फिर इसे रोका ही क्यों गया। इसके अलावा राफेल के गिरने को लेकर भी गौरव गोगोई ने सवाल पूछा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे और अब तक उनका कुछ पता क्यों नहीं है। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी। साथ ही पंचायती राज्य मंत्री और जेडीयू के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बहस के दौरान कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सेना की वीरता पर नहीं बोलता है और विमान गिरने का सवाल पूछता है। इतना ही नहीं, पहलगाम में आतंकियों के घुसने पर ललन सिंह ने यूपीए काल में आतंकी हमलों और मुंबई हमले का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि आखिर मुंबई में आतंकी कैसे घुसे थे। कितना मिसाइल आपका गिरा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में, और आप बात कर रहे थे इस देश में आतंकवादी घटना की। आतंकवादी घटना आज का है। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। 26/11/2008 को पूरा मुंबई महानगर में आतंकवादियों का कब्जा था। कैसे आए थे आतंकवादी? आज तो आप सवाल पूछ रहे थे कि पहलगाम में आतंकवादी कैसे आए, मुंबई पूरे शहर में, महानगर में आतंकवादी कैसे घुसे थे, आपको बताना चाहिए। तो आवाज अड्डा में भी आज हम इसी पर ही चर्चा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, संसद में जवाब भरपूर, शाम 7:57 पर जरूर देखिए।
चलिए अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर के लिडवास में सेना को बड़ी सफलता मिली है। सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में पहलगाम में भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ढेर किए आतंकवादियों में लश्कर का एक बड़ा कमांडर मूसा भी शामिल था। हालांकि सेना ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की है। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। सेना को शक है कि लिडवास में अभी भी और आतंकी छिपे हो सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बयान पर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर चिदंबरम ने कहा कि अब तक ये साबित नहीं हुआ है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। जैसे ही चिदंबरम का ये विवादित बयान सामने आया, बीजेपी ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पहलगाम हमले पर ऐसा बयान दिया कि अब उस बयान पर सियासी ज्वार भाटा आ गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. से आज हमारे 26 लोगों का सिंदूर का बदला न केवल पाकिस्तान के उन 9 आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, बल्कि आज भी जारी है। अब साफ मैसेज है, तो उनको तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। पहले कहा था कि भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे तो सीमा हमारी सुरक्षित कैसे, और आकर के करके चले गए। तो फिर आप बताइए, सवाल तो आपसे ही पूछेंगे, क्या एयर लिफ्ट कर लिया उनको या वो एयर ड्रॉप किए गए थे? कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, पता तो चले भाई। पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, वो भी तब जब पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के विषय पर चर्चा होने वाली। इसके पीछे एक ही मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को क्लीन चिट मिले। जब पहलगाम की धरती खून से लाल हो चुकी हो, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का ऐसा बयान आना, क्या ये सिर्फ शब्दों की चूक है या सोच की परछाई? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर क्या बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है? इलेक्शन कमीशन बिहार में वोटर्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर की गई थी। पिछली बार जब इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे इलेक्शन कमीशन को कि आप वोटर आईडी कार्ड और आधार दोनों को ही इसमें कंसीडर करें। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन दोनों दस्तावेजों को नहीं ले रहे हैं, इससे बहुत सारे लोग इस लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको कंसीडर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राशन कार्ड को भी कंसीडर नहीं करें। तो जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील का जवाब था कि वो राशन कार्ड काफी मात्रा में फर्जी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिन 12 दस्तावेजों की बात कर रहे हैं वो भी फर्जी हो सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसकी नकल ना की जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप आधार और वोटर आईडी कार्ड को इसके अंदर लिस्ट के अंदर सम्मिलित कीजिए। लेकिन अभी फिलहाल इस मामले की सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी है। तो सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो आपकी पॉलिसी है वो मास इंक्लूजन की होनी चाहिए, ना कि मास एक्सक्लूजन की होनी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं आईआईपी आंकड़ों की। जून में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मामूली ग्रोथ देखने को मिली है। जून में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ 1.2% से बढ़कर 1.5% हो गई है। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 3.2% से बढ़कर 3.9%, जबकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ग्रोथ -4.7% से बढ़कर -2.6% हो गई है। वही इंफ्रा गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स ने भी बढ़त हासिल की है। हालांकि माइनिंग ग्रोथ -0.1% से घटकर -8.7% हो गई है। प्राइमरी गुड्स की बात करें तो इसमें जो ग्रोथ है वो -1.4% से घटकर -3% रही है। और साथ ही साथ कैपिटल गुड्स ग्रोथ में
13.3% से घटकर 3.5% दर्ज की गई है। अब बात शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में काफी प्रेशर देखने को मिला। बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 572 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 156 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मार्केट का पूरा अपडेट बता रही हैं कंचन। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो देखिए जो ट्रेंड था वो हमें डाउन साइड में ही देखने को मिला। काफ़ी सारे यहाँ पे जो फैक्टर्स थे वो प्ले आउट होते हुए दिखाई दिए। जो मेजर फैक्टर है वो था अर्निंग सीजन। काफ़ी सारे वीकेंड के दौरान काफ़ी सारे कंपनीज के नंबर्स आए थे, काफ़ी सारे बिग बॉयज़ के नंबर्स आए थे, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला। और स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन भी आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पर रहा है। देखिए जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि निफ्टी में कितनी बड़ी गिरावट है। बैंक निफ्टी भी आज कोटक महिंद्रा बैंक के चलते एक ड्रैग डाउन ट्रेजेक्ट्री में हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट सेंसेक्स और मिड कैप भी आज कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो श्रीराम फाइनेंस में अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल सर्विस हालांकि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव नोट में दिखाई दिया था। सिप्ला यहाँ पे करीब 3% की तेजी है। हीरो मोटोकॉर्प करीबन 1.25% का इजाफा और हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीबन 1% की तेजी हमें देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में देखिए आईटी जो काफी टाइम से हमें इस टाइम पे गिरावट देखने को मिल रही है, आज भी विप्रो में करीबन 0.4% की गिरावट थी। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे कि मैंने मेंशन किया नंबर्स आए और स्ट्रीट का ये रिएक्शन हमें देखने को मिला। बजाज फाइनेंस में करीबन 4% की कमजोरी और इंडसइंड बैंक में भी करीब हमें 4% का डाउन साइड देखने को मिला। अब बात करते हैं मिड कैप का एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए एम्फेसिस, हालांकि जो मिड कैप आईटी है वहां पे एक एक्शन आज के सत्र में देखा गया है। एम्फेसिस देख लीजिए या फिर कोफोर्स देख लीजिए, दोनों ने ही अच्छा खासा इजाफा दिखाया है। पेटीएम की बात करी जाए तो 2.5% के गेन्स यहाँ पे भी देखने को मिले हैं और आईजीएल भी करीब 2% की तेजी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक की बात कर लेते हैं। देखिए रियलिटी पैक में आज काफी बड़ा डेंट लगा था क्योंकि जो लोधा है उसके नंबर्स आए थे और नंबर्स काफी ज्यादा बेकार थे, स्ट्रीट को पसंद नहीं आए। गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे एमआरपीएल, सुजलॉन एनर्जी भी आज भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी टीसीएस के कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंपनी ने मिड और सीनियर लेवल पर 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी का फैसला लिया है। ये टीसीएस की कुल वर्कफोर्स का करीब 2% है। मनी कंट्रोल से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीईओ ने कहा कि कंपनी को मजबूत बनाने के लिए ये सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। काम करने के तरीके बदल रहे हैं। एआई पर बड़ा फोकस है। तो क्या भारत से लेकर ग्लोबल आईटी कंपनियों में छंटनी का दौर फिर से शुरू हो गया है? इस पर खास रिसर्च लेकर मेरे साथ हैं अब यतिन मोहता। तो यतिन बताइए, क्या आईटी सेक्टर में नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है? अगर हम टीसीएस की बात करें तो क्लियरली जो मैनेजमेंट ने मनी कंट्रोल के साथ बात की और जानकारी दी कि करीब 2% वर्कफोर्स मिड और सीनियर लेवल पे आपको रिकैलिब्रेट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब सीधी तरीके से टीसीएस ने ये बता दिया कि लगभग 12,000 नौकरियां जो हैं वो रिकैलिब्रेट की जाएंगी और लोगों को निकाला जाएगा। और इस बार एंट्री लेवल की बात नहीं कर रहे, वो मिड और हायर लेवल्स की बात कर रहे हैं जहां शायद कंपनी के कॉस्ट भी कंट्रोल होते हुए नजर पड़े। ऑब्वियसली अगर हम ये 12,000 एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ये मिड सीनियर लेवल पे होगा। और अगर हम बात करें तो ये कठिन फैसला है टीसीएस के हिसाब से। ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो हिसाब से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जहाँ ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी मिल रही है। इनफैक्ट पहले के मुकाबले लगभग 20% एफिशिएंटली काम हो रहा है, जिसके कारण ये निर्णय जो है मैनेजमेंट ने लिया हुआ है। और एआई से प्रोडक्टिविटी फ्यूचर के लिए भी जो है बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है, जिसके कारण ये डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। और ये टीसीएस नहीं, अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखें तो टीसीएस, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, मेटा, इन सभी बड़ी आईटी कंपनियों ने और आईटी रिलेटेड कंपनियों ने जॉब लॉसेस की बात की है, जिसके कारण आप स्क्रीन पे देखेंगे कि लगभग ग्लोबली 1 लाख से ज़्यादा आईटी की नौकरियां अब खतरे में दिखाई पड़ रही हैं। इनफैक्ट बीते 2 सालों में टीसीएस ने छटनी की है लगभग 2200 लोगों के आसपास की। और विप्रो और इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एट्रिशन है वो बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। और ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या एक बड़ा रिस्क है, हमको नहीं पता आगे जाके क्या होगा, लेकिन हाँ ज़्यादा तेज, ज़्यादा प्रभावी और कॉस्ट एफिशिएंसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रेफर किया जा रहा है। ना ही आईटी कंपनीज में, लेकिन जो आईटी सर्विसेज लेने वाली कंपनी है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कहीं ना कहीं अपनी जो है एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, मैन पावर कम कर रहे हैं। रीस्किलिंग और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप इसमें अपस्किल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं छटनी के शिकार होने वाले हैं। और आगे अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री, शिक्षा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाके एक बड़ा रोल प्ले करेगा, जिसके कारण अब आपको जॉब स्केलिंग में भी डिफिकल्टी दिखाई पड़ रही है।
तो क्या टीसीएस की छटनी आईटी सेक्टर और जॉब मार्केट की बदलती तस्वीर की तरफ इशारा कर रही है? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। भारत और यूके के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के ज्यादातर सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद इंडस्ट्री निर्यात को लेकर कितनी सकारात्मक है, जानने के लिए देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। गुजरात की मशहूर बांधनी, जिसे बंधेज भी कहा जाता है, करीब 5000 साल पुरानी पारंपरिक वस्त्र कला है। बांधनी के लिए बड़ा बाजार और कारीगरों को पर्याप्त मुनाफा दिलाना एक चुनौती है। यूके ट्रेड डील से इसमें काफी मदद मिलेगी। बांधनी को ब्रिटेन निर्यात करने पर 12% तक ड्यूटी लगती थी, जो अब पूरी तरह हट गई। मतलब यूके के बाजार में बांधनी सस्ती हो जाएगी, खरीदार बढ़ेंगे, बाजार बढ़ेगा। बांधनी समेत ज्यादातर सेक्टर की चीजें अब बिना ड्यूटी एक्सपोर्ट होगी, यानी कि टैरिफ के डर के सामने यह एफटीए संजीवनी का काम करेगा। ट्रेड डील का फायदा केमिकल सेक्टर को भी मिलेगा, जहां एक्सपोर्टर अगले कुछ साल में ब्रिटेन के साथ कारोबार डबल करने की तैयारी में लग गए हैं। अब ये एफटीए होने के बाद भारत के सारे रासायनिक पदार्थ, सारे केमिकल, सारे डाइज, कलरेंट्स अब फ्री ड्यूटी में जाएंगे, जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट होंगे यूके में। तो ये बहुत ही जबरदस्त इसको पेपअप मिलेगा और मैं समझता हूं कि ये साल के आखिर तक हम $725 मिलियन क्रॉस करना चाहिए। और 2030 के बाद जो भारत की जो पॉलिसी है, अग्रेसिव पॉलिसी है एक्सपोर्ट की, और विद एफटीए आफ्टर एफटीए 1.5 बिलियन to 2 बिलियन, तो मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना बिजनेस होना चाहिए हमारा। यूके में भारत के गारमेंट पर 9.2% ड्यूटी लगती थी, जबकि कंपटीटर देश बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कोई ड्यूटी नहीं थी। डील के बाद अब भारत का 99% गारमेंट और टेक्सटाइल भी ड्यूटी फ्री होगा। इससे करीब $2.12 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अब 2 गुना होने का अनुमान है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो $6 बिलियन से $8 बिलियन चाइना का है और बांग्लादेश का है, वी हैव फुल कैपेबिलिटी टू ग्रैब दैट। तो अगर आई विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिकली टेलिंग कि ये कहीं ना कहीं $2 बिलियन से $4 बिलियन अगले 5 साल में होने की पूरी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। ब्रिटेन में भारत के ट्रेड को चुनौती देने वाले चीन, बांग्लादेश समेत अन्य देशों के साथ अब मेड इन इंडिया भी मजबूती से खड़ा होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा कि वो जांच कमेटी के सामने क्यों पेश हुए थे, क्या उन्होंने पहले वहां से फैसला अपने हक में लाने की कोशिश की थी। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संसद से उसको हटाने की सिफारिश की थी। इसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि इसमें संविधान की जो प्रोसेस है उसका पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब उनकी याचिका पर सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कई सारे सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंक्वायरी कमेटी के सामने क्यों उपस्थित हुए थे, आपके पास पूरी जानकारी थी, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन पद के ऊपर थे, तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, आप इसके सामने उपस्थित होने से इनकार भी कर सकते थे। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने पूरे दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं कराए, आप पहले सारे दस्तावेज हमको उपलब्ध कराइए, उसके बाद हम इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 30 जुलाई को करेगा। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मुद्दे पर छपी मीडिया रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद परेशान करने वाला और चिंताजनक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रोहिणी इलाके में 6 साल की बच्ची की कुत्ते के काटने से हुई मौत का जिक्र किया और स्वतः रजिस्ट्री को याचिका रजिस्टर करने को कहा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज के बढ़ते खतरे पर भी चिंता जताई है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के बाराबंकी स्थित औसानेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात करीब 2:30 बजे जल अभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में अचानक करंट फैलने की
खबर जो है वो फैल गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में कई लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है और साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिलाधिकारी से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। भारत की युवा चेस प्लेयर दिव्या देशमुख ने इतिहास रच दिया है। दिव्या ने फिडे महिला चेस विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। सिर्फ 19 साल की दिव्या ने जॉर्जिया में हुए इस वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत की ही दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक राउंड में हराया। इसके साथ ही वो वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला चेस स्टार भी बन गई हैं। इतना ही नहीं, इस खिताबी जीत के साथ ही अब दिव्या भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी हैं। टूर्नामेंट में दिव्या ने कई टॉप रैंक प्लेयर्स को हराया और फाइनल में अपनी जगह बनाई। हम्पी के खिलाफ फाइनल में दिव्या ने दोनों प्रमुख मुकाबले ड्रॉ खेले, जिसके बाद सोमवार को टाई ब्रेक राउंड हुआ और इसमें दिव्या ने बाजी मार ली। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।